Hi friends, welcome to English Study Point. In this video lecture, I am going to discuss with you about a figure of speech that is paraprosdokian. It is a kind of figure of speech in which a writer tries to give very unexpected kind of ending to a later part of sentence, phrase, story, novel, poem, play or any other literary work. This is called as paraprosdokian. So when a writer uses this paraprosdokian as a figure of speech in their works, so he tries to give very unexpected kind of ending that doesn't have any sense, logic, nor it provide any stable conclusion. This is called as paraprosdokian. Now let me explain you this in हिंदी as well. जैसे कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ एंड उस सेंटेंस को बोलते समय उस सेंटेंस की एंडिंग बहुत सेंसलेस वे से करूँगी, जो कि सामने वाले को सुनने में बहुत ज़्यादा एब्सर्ड लगेगी और वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगा, क्योंकि वो मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करता होगा कि मैं ऐसे कभी सेंटेंस बोल भी सकूँगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एज पैराप्रोसडोकियन. तो राइटर इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच का न केवल सेंटेंस के एंडिंग पार्ट में यूज़ करता है, बल्कि वो बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करता है एंड यूज़ करके वो एम्फिसाइज़ करवाना चाहता है कि उस सेंटेंस पर ऑडियंस यानी जो लिसनर्स उस सेंटेंस को सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो वो उस पर गौर करे एंड फिर से उस सेंटेंस को री इंटरप्रेट करे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर. सो दिस इज़ कॉल्ड एज paraprosdokian. Now let me explain this in detail. So paraprosdokian is a figure of speech in which the later part of a sentence phrase is surprising or unexpected. यानी एक सेंटेंस है एंड उस सेंटेंस को बोलते समय जब मैं कंप्लीट करने वाली होंगी, यानी जो सेंटेंस का लेटर पार्ट होगा, उस सेंटेंस की एंडिंग को मैं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से एंड करूँगी, यानी बहुत एब्सर्ड सेंसलेस तरीके से, यानी जिसका लॉजिक नहीं बनेगा. सो इस तरीके की मैं एंडिंग के साथ एक सेंटेंस को कंप्लीट करूँगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एज पैराप्रोसडोकियन. एंड राइटर इसलिए यूज़ करता है ताकि इससे ह्यूमरस इफ़ेक्ट सामने निकल कर आए, जिससे ऑडियंस पढ़कर हंसे. सो दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज बाय राइटर्स इन अ सेंटेंस, नॉट ओनली इन अ सेंटेंस बट इन वेरियस अदर लिटरेरी वर्क्स. Now it comes from the Greek word which para means against and prosdokia means expectation. यानी जो चीज़ beyond expectation हो. अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बोल रही हूँ एक सेंटेंस को कंप्लीट करते समय, तो जब लिसनर उस बात को सुनेगा तो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि मैं इस तरीके का सेंटेंस बोल भी सकती हूँ. देन ये पैराप्रोसडोकियन ये क्लासिकल ग्रीक या फिर मिडिवल ग्रीक टर्म नहीं है, ना ही ये लैटिन टर्म है, बल्कि इस वर्ड का ओरिजिन ग्रीक में हुआ था. बट ये ग्रीक या फिर लैटिन टर्म नहीं है, बल्कि ये लेट 20th सेंचुरी में एक नया वर्ड, यानी इस वर्ड को नई सेंस दे दी गई थी. ये वर्ड ओरिजिनली अपीयर हुआ था 1891 में, बट इसे एक नई सेंस दे दी गई थी. न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग वर्ड को एक नई सेंस दे देना, या फिर जो न्यू वर्ड्स होते हैं उन्हें भी न्यूलॉजिज्म कहा जाता है. सो दिस टर्म फर्स्ट अपीयर्ड इन द ईयर 1891 in a humorous article, and that article is Punch semicolon a paraprosdokian. Now, uses of paraprosdokian in literature. So, writer wants reader or listener to reframe or reinterpret the first part. यानी एक सेंटेंस को अगर राइटर लिखता है तो उसी सेम सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होंगे. तो राइटर सपोज करता है कि रीडर उस लेटर पार्ट सेंटेंस के लेटर पार्ट को ना कंसीडर करे, बट इनिशियल पार्ट को कंसीडर करे एंड उस पर एम्फेसाइज करे एंड अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उसी सेंटेंस को एक नया मीनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करे. यानी वो वो चाहता है कि रीडर उसके वर्क में इंटरेस्ट लें, पार्टिसिपेट करें एंड खुद से मीनिंग्स डराइव करें. देन ही इंटेंड्स टू प्रोवाइड ह्यूमरस एज वेल एज ड्रामेटिक इफेक्ट बाय
using such kind of figure of speech in their works. And also he provides readers with an anticlimax. So what is this anticlimax? So when author is not able to fulfill readers expectation, जैसे अगर कोई रीडर एक राइटर के वर्क को रीड करता है तो वो जैसे ही पेजेस को टर्न करता है तो रीडर को ऐसा लगता है कि ज़रूर वही होगा जो रीडर सोच रहा है, बट रीडर जैसे जैसे आगे पेजेस को टर्न ऑन करता रहता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी यानी राइटर की एंडिंग पार्ट में उसे पता चलता है कि एक इस वर्क में एंडिंग बिल्कुल सेंसलेस तरीके से दी गई है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, स्टेबल कंक्लूजन नहीं है। तो यानी जो एंडिंग होती है वो रीडर्स की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होती है, अगर इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच का कोई भी राइटर यूज़ करता है अपने लिटरेरी वर्क्स में। देन examples of paraprostalkian. When I was young, I used to think that money was the most important thing in life. तो ऐसी स्टेटमेंट ऑस्कर वाइल्ड जी की दी गई है एंड वो बोलते हैं कि जब मैं यंग था तो मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में यानी इस लाइफ में पैसा बहुत मैटर करता है। अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो मैं इस चीज़ को समझ भी रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है। वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते थे कि पैसा इस लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट जब वो ओल्ड एज में पहुंच गए हैं तो उनको और भी अच्छे से समझ आ रहा है। तो वो और भी अच्छे से क्यों समझ आ रहा है? जब वो ऑलरेडी ही बचपन में ही ये चीज़ समझ चुके हैं तो वो इस स्टेटमेंट को क्यों डाल रहे हैं कि नाउ दैट आई एम ओल्ड आई नो इट इज़। तो जब मैं ओल्ड हो गया हूँ तो मुझे लग भी रहा है कि हाँ, पैसा लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है इसी सेंटेंस का, ये बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है कि वो ओल्ड एज में भी इसी चीज़ को, इस सेम चीज़ को दोहरा रहे हैं। देन गिविंग अप स्मोकिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो उन्हें ऐसा लगता है, मार्क ट्वेन जी की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि स्मोक करना यानी स्मोकिंग छोड़ देना बहुत ज़्यादा आसान काम है इस वर्ल्ड में। आई नो आई हैव डन इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम। क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे पता है क्योंकि मैंने ऐसा हज़ारों बार करके देख लिया है। तो इससे वो डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। वो रीडर्स को एम्फेसाइज़ करवाना चाहते हैं कि जिस चीज़ का एडिक्शन पड़ जाता है, यानी अगर किसी भी चीज़ का हो, भले ही वो स्मोकिंग का हो, अगर ऐसी चीज़ों का स्मोकिंग जैसी चीज़ों का अगर लोगों को एडिक्शन पड़ ही गया तो वो इस लत से कभी बाहर नहीं आ सकते। तभी उन्होंने सेकंड सेंटेंस में इस चीज़ को कहा कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा हज़ारों बार करके देख लिया है, ये चीज़ आसान नहीं है। देन पीपल से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बट आई डू नथिंग एवरी डे। सो लोग ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो बट आई डू नथिंग एवरी डे। तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ जिससे मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि वाकई में दुनिया में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं कुछ करूँगा ही नहीं, एफ़र्ट्स ही नहीं लूँगा, यानी मेहनत ही नहीं करूँगा, तो मुझे इस चीज़ का कैसे रियलाइजेशन होगा? तो ये चीज़ बहुत एब्सर्ड है। वो ये भी कह रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट फिर सेकंड इसी सेम सेंटेंस के वो सेकंड पार्ट में ऐसे कह रहा है, बट आई डू नथिंग एवरी डे। तो मैं कुछ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, कुछ मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ, एफ़र्ट्स भी नहीं लगा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का कैसे रियलाइजेशन होगा? ये स्टेटमेंट कही गई है ए माइल द्वारा अपने वर्क विनी द पू में। देन इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर का एंड होता है। देन होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक यू।